चले शुरुआत करेंगे आज हम हमारे एक निहायत ही महत्वपूर्ण अध्याय की, कोड ऑफ एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, सीए की आचार संहिता। क्यों पढ़ रहे हैं हम ये? बहुत सही कहा आपने, 16 मार्क्स के लिए। वेरी गुड। एक बात बताओ, क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को संस्कारी होना चाहिए, तहजीबदार, शिष्ट, या वैसा जैसा वो आर्टिकल्स के साथ होता है? दोनों। तो ये चैप्टर बेसिकली क्या बताता है? ये चैप्टर एक गुणकारी सीए का निर्माण करेगा। So in this particular chapter what we are doing to discuss is what are the ethics which a chartered accountant should follow. कौन से ethics? पर्सनल ethics या वर्क ethics, प्रोफेशनल ethics? एक जनरल सी बात बताओ, एक चार्टेड अकाउंटेंट अगर अपना काम ठीक ठाक तरीके से नहीं करता, क्या इंस्टीट्यूट उसे गिल्टी होल्ड करेगा? यस। तो भाई क्लाइंट तो हमारे अगेंस्ट में एक्शन लेगा ही लेगा, तो कोई डाउट ही नहीं है। क्या इंस्टीट्यूट भी हमारे अगेंस्ट में प्रोफेशनल एक्शंस लेगा क्या? यस। गलती सीए की नहीं है, गलती सीए के किसी एम्प्लॉय आर्टिकल की है, उसने काम ढंग से नहीं किया। हो सकता है भाई सीए ने एक नया नया आर्टिकल रखा था, पहला ही दिन था, एकदम डॉलर आर्टिकल, फिरंगी टाइप था। पहले दिन आया, रिसेप्शन पे पूछा सीए का है, रिसेप्शनिस्ट ने बताया वो केबिन में बैठे। गया सीए से मिलने, उसने कहा हेलो। सीए ने बोला वो आपकी ज्वाइनिंग है आज, कैसे हो बेटा? हम बोला नो रिलेशनशिप्स इन ऑफिस, नो बेटा बेटा प्लीज, और ये कैसे हो वगैरह ये सब चलते रहेगा। वेयर इज आवर केबिन? पहली बार आया, बहुत उम्मीदों से आया, उसको क्या मालूम क्या होता है इधर। सीए ने बोला यस यस, केबिन, केबिन, बिग केबिन, आउटसाइड, ओपन एयर केबिन। आर्टिकल को समझ नहीं आ रहा है। सीए ने बोला आज से आपका ऑडिट शुरू होगा, आपको जाके आज शुरू पहले ही दिन ऑडिट शुरू करना है। उसने बोला आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। सीए ने बोला कोई बात, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। उसने बोला भाई हमें तो मालूम ही नहीं ऑडिट करना कैसे। बोले कुछ नहीं करना है, क्लाइंट के यहाँ चले जाना, उससे ही पूछना क्या करना है, वो कुछ कुछ सिखाएगा, उसके हिसाब से बस एक चीज़ ध्यान रखना, दो चीज़ें ले लेना जिसमें एक को दूसरे से कंपेयर किया जा सके, दोनों को आपस में टिक लगाना, सीधा नहीं उल्टा लगाना, इसको ऑडिट बोलते। तो बस टिक लगाने, उल्टे उल्टे टिक लगाते जाना, और डिफरेंसेस आए तो बताते जाना। लड़के ने बोला यस सर नो प्रॉब्लम्स। गया लड़का, गया क्लाइंट के पास गया, क्लाइंट से पूछा भाई ऑडिट करना है, बताओ कैसे करें। सीए ने बोला है दो चीज़ें चेक करना है। क्लाइंट ने बोला भाई हमारी पूरी अकाउंटिंग टैली में होती है, आपको दो चीज़ें चेक करना है, तो एक काम करो, हम आपको वाउचर्स दे देते हैं और लेजर के प्रिंट आउट दे देते हैं, दोनों ही टैली से निकलेंगे, आप कंपेयर कर लेना। बहुत तन्मयता से लड़के ने पूरा ऑडिट किया, 15 दिन लगे, एक गलती नहीं निकली। आके क्लाइंट सीए को बताया, बोले सर पूरा ऑडिट हो गया, नो एरर। सीए ने बोला शाबाश, साइन कर दी रिपोर्ट। वो आगे क्या होना हो तो जानते ही हैं। क्या सीए गिल्टी है? ये काम आर्टिकल ने नहीं, किसी दूसरे सीए ने किया था, नया नया सीए रखा था, डमी सीए टाइप्स, उसने ऐसा किया। गिल्टी कौन होगा? पार्टनर सीए या एम्प्लॉय सीए? सपोज हमने एक आर्टिकल भेजा, पहला ही दिन था, हमने बोला जाओ ऑडिट पे जाओ। ये आर्टिकल उस टाइप का नहीं था, डॉलर आर्टिकल नहीं, ये पीके टाइप एकदम बहती हवा से। पहले दिन गया ऑडिट पर, सी ने बोला भाई कल लोगे? उसने बोला नो टेंशन सर, आईपीसीसी ऑडिट 87 मार्क्स। अपना ही स्टूडेंट खैर। तो
अभी ऑडिट करने गया, शुरुआत करी उसने, एकदम चेकिंग वेकिंग शुरू करी उसने। बोला सबसे पहले टैक्स चेक कर दे। टैक्स पे भी अच्छे मार्क्स आए थे, तो क्लाइंट से सारे रिकॉर्ड्स लिए, सारी चेकिंग वगैरह करी, और पहले ही दिन उसने 1 करोड़ का टैक्स फ्रॉड निकाल लिया। सीए को फोन लगाया हाथों हाथ। सीए मीटिंग में बिजी था और रिसेप्शनिस्ट के साथ कुछ मीटिंग चल रही थी, तो सीए फोन रिसीव नहीं कर पाया। इसने बोला भाई ये तो बहुत मेजर मुद्दा है और हमारे भारत सरकार का नुकसान हो रहा है, हमारी भारत माँ का नुकसान हो रहा है, ये हम छोड़ नहीं सकते। उससे रहा नहीं गए। हाथों हाथ उसने क्या किया, बाबूजी को फोन किया। बाबूजी इनकम टैक्स में ही? बोले आ जाओ पापा। पापा ने बोला क्या हुआ, बताया तो ऐसे फ्रॉड है। पापा ने बोला रुक जाओ अभी आ रहा हूँ। बोला चाचा को भी ले आना, चाचा के इंडिया टीवी में रिपोर्टर है। बोला क्या ऐसे स्टार्टिंग हो पहले दिन की तो ऐसी बैंग बैंग होना चाहिए। बढ़िया फेसबुक अपडेट डाला, फर्स्ट डे ऑन ऑडिट, बैंग बैंग, है ना, आई एम लविंग इट। तो बढ़िया व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट किया, स्टेटस चेंज कर दिया। 1 करोड़ का फ्रॉड पहले ही दिन में। अभी तो शुरुआत। अभी सीए ने व्हाट्सएप अपडेट एकदम से देखा उसने बोला अरे क्या कर रहा है लड़का। हाथों हाथ फोन लगाया। बोले क्या कर रहा है? बोले सर आ जाओ और इंडिया टीवी वाले भी आ रहे हैं तो आप ब्लेजर पहन के आना, है ना। आप बताओ क्या सीए को गिल्टी माना जाएगा? गलती आर्टिकल की, कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज, विल द सीए बी ट्रीटेड एज गिल्टी इन दिस केस? यस, अगेंस्ट द कोड। अगर हमारा क्लाइंट कि हम कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, पॉसिबल है सर? एक सीए ऑडिट करने गया एंड ही इज कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ से रामदेव बाबा की कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है, सीए बहुत बड़ा भक्त है बाबा का, तो सीए बनने के बाद बाबा से बात की तो बाबा ने ऑडिट दिया, तो सीए ऑडिट करने गया। भी एक दिन फैक्ट्री में गया तो प्रोडक्शन प्रोसेस देखा, तो उसने देखा चूरन वगैरह कैसे बनते हैं, है ना। तो उसने रेसिपी समझ ली कुछ। घर पे आके सीए ने वाइफ को बता दिया। वाइफ ने भी घर पे बनाई, सेम वैसी बन गई। वाइफ को हालांकि सीए ने बोला था किसी को बताना मत, बस इतनी सी बात ही थी और क्या। एक बार ये नहीं बोलते तो फिर भी बात बच जाती। अब तो मोहल्ले में हर कोई रामदेव बाबा की चूरन बना रहे। बाबा को पता पड़ा कि भाई ये क्या हो रहा है। आप बताओ क्या सीए को गिल्टी माना जाएगा? सीए ने देखा कि भाई ये जो चूरन बनाए जा रहे हैं इसमें बाबा अफीम का प्रयोग कर रहे हैं। अब समझ आया क्यों इसको लेने के बाद इतनी खुशी की अनुभूति होती। खैर, इस इंफॉर्मेशन को सीए ने पब्लिक कर दिया, क्या सीए गिल्टी माना जाएगा? क्या ये फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल? नॉन फाइनेंशियल। क्या उसके लिए भी सीए जिम्मेदार हो सकता? क्लाइंट का पैसा मिला, सीए को मिसयूज कर लिया, होता है भाई, टैक्स वैक्स भरने के लिए पैसा दिया, सीए को टैक्स वैक्स भरने के लिए क्या किया गया? पैसा दिया गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उसी पैसे से अपने एम्प्लॉयज़ को स्टाइपेंड दी। आर्टिकल्स को तो देते ही नहीं है, एम्प्लॉय को स्टाइपेंड दे रहे। अब बताइए क्या सीए को गिल्टी माना जाएगा? एक सीए ने अपने आर्टिकल से लोन ले लिया और वापस चुका नहीं रहे। अरे जरूरत थी, अब होता है क्या, वो परिस्थितियां खराब नहीं हो सकती क्या? आर्टिकल से 5,000 का लोन ले लिया, चुका नहीं रहा। आर्टिकल बहुत परेशान है, बोले सर दो, पापा रोज हिसाब पूछते। सीए बोले दे रहा हूँ यार, इकट्ठे कर रहा हूँ, समझ। आर्टिकल को आया गुस्सा, उसने आईसीआई में कंप्लेन कर दी। आप बताइए चलेगा क्या, या ये एक्सेप्शन में आना चाहिए? मिसयूजिंग मनी, नॉट रिपेइंग। एक बात बताओ, ये क्या प्रोफेशनली जो चीज हो रही है भाई, ये सब तो हमारे प्रोफेशनल लोगों से कनेक्टेड है, क्या यही चीजों के लिए सीए गिल्टी माना जाएगा? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बड़ा खुशी का महोत्सव था तो थोड़ा भावुक हो गया, और भावुकता में सॉफ्ट ड्रिंक के साथ कुछ और भी मिल गया। पहली बार ली, खूब तांडव किया उसने। पेपर में फोटो छपा उसका, और टी शर्ट भी उसने पहनी थी, आई एम ए सीए। अब आप बताओ क्या इंस्टीट्यूट एक्शन ले सकता है?
एक सीए ड्रिंक करता है, ड्रिंक करके घर जाता है और घर पे झगड़ा करता है, मारा पीटी करता है, वाइफ ने कंप्लेन कर दी। बोले कैसा सीए बनाया तुमने? क्या इंस्टीट्यूट कुछ करेगा वाइफ के लिए, भाभी जी के लिए कुछ करेगा इंस्टीट्यूट? एक सीए घर जाता है, घर में लेट हो जाता है, वाइफ रोज उसको अच्छे से बढ़िया, तो वाइफ बहुत खतरनाक है, डेंजर। तो अरे छोड़ो यार, क्या आप बीती सुनाए। खैर, तो अभी वाइफ बहुत डेंजरस है। सीए किसी दिन लेट आता है तो वाइफ खूब धोती है सीए को, बाहर कॉलोनी में ले जाके पड़ोसियों ने कंप्लेन कर दी, बोले कैसा सीए बनाया यार तुमने, क्या इंस्टीट्यूट एक्शन ले सकता है? एक सीए ने 2 शादी कर ली, क्या इंस्टीट्यूट कंप्लेन करे? कंप्लेन की तो क्या एक्शन लेंगे? एक सीए जो 3 को एक साथ चला, खैर तो अब ये सब तो क्या पर्सनल बातें हो गई। क्या इंस्टीट्यूट सिर्फ प्रोफेशनल कोड को रेगुलेट करेगा या पर्सनल भी कर सकता है? एक सीए बैंक ऑडिट पे गया, वहां से A4 के पेपर चुरा लाया। अरे चलो सॉरी क्षमा करें। अब बताओ क्या सीए को इन सब चीजों के लिए गिल्टी होल्ड किया जाए? तो देखो फंडामेंटल तो क्लियर है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही हैज टू हैज अ प्रोफेशनल कोड। एक सीए का प्रोफेशनल कोड तो होना ही चाहिए, एक ऐसा कोड जिससे इंस्टीट्यूट की डिग्निटी बरकरार रहे। हालांकि हमें सिर्फ डिग्निटी का इशू नहीं है, हमें यह भी इंश्योर करना है कि उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज भी बरकरार है। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नोन बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ही गिव्स। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे हमें ये इंश्योर करना है कि भाई सीए कोई ऐसा काम ना करे जो इंस्टीट्यूट की छवि खराब करे, उसी समय हमें यह भी इंश्योर करना है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इस तरह से काम करे कि वो एक क्वालिटेटिव सर्विस दे सके। दैट इज वाई इंस्टीट्यूट क्या करती है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रोफेशनली ही नहीं पर्सनली भी रेगुलेट कर सकती है। आप पढ़ेंगे भले ही प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब ये नहीं है कि एथिक्स फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रिलेटिंग टू हिज प्रोफेशन। प्रोफेशनल एथिक्स मीन्स एथिक्स फॉर अ प्रोफेशनल दैट इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वेदर इट इज हिज पर्सनल कोड और इट इज हिज प्रोफेशनल कोड। यानी कोड ऑफ एथिक्स में इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिर्फ प्रोफेशनल कोड को ही रेगुलेट करता है, उसके पर्सनल कोड को भी रेगुलेट कर सकता है। जरूरत पड़ने पे द इंस्टीट्यूट कैन ऑल्सो टेक एक्शंस अगेंस्ट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर डूइंग समथिंग विच इज इनकरेक्ट, इमोरल, इफ नॉट प्रोफेशनली बट पर्सनली। पर एक चीज समझो, अगर हमें रेगुलेट करना है तो हमारे पास 2 ऑब्जेक्टिव है मेनली। पहला ऑब्जेक्टिव है कि इंस्टीट्यूट की डिग्निटी बरकरार रहे, दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिटेटिव सर्विस दे। इसके लिए आप देखोगे कई सारे प्रोविजंस होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर जो आपने जनरली सुने होंगे, जैसे इंश्योर करने के लिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिग्निटी बरकरार रहे, ऐसे नियम होते हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवर्टाइज नहीं कर सकता। हालांकि इसके कुछ अपवाद होते हैं, बट इन जनरल कहना चार्टर्ड अकाउंटेंट डू एडवर्टाइजमेंट्स नो। तो अगर एक सीए पेपर में अपनी क्या कर रहा है, सर्विसेज एडवर्टाइज कर रहा है, चैन से जागना है तो सो जाओ, सॉरी चैन से सोना है तो जाग जाओ, सीए ने ऐड बनाया, उसमें भी बड़ी उसने खुद का भी फोटो लगाया दाढ़ी बढ़ा के। तो पेपर में ऐड दिया उसने कि भाई अगर आप चैन से सोना चाहते हो तो आज जाग जाओ, टैक्स ऑडिट की आखिरी तारीख 30 नवंबर। पेपर में ऐसे ऐड दिया, क्या दे सकते? नहीं। एक सीए ने पर्सनल ऐड दिया अपने पेपर में। हम क्या है, जब एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहे हैं तो हमें हर एंगल से पढ़ना होगा। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सपोज फॉर एग्जांपल ही इज व्हाट सम अचीवमेंट, तो होता है कई बार पेपर में ऐड दिए जाते हैं। सपोज एक सीए ने कोई पार्षद का चुनाव लड़ा और जीत गया, उसके यार दोस्त ने पेपर में ऐड दिया, उसमें सीए को उठा रखा है और माला वाला पहनी हुई है, उसमें दिया सीए श्री राजेंद्र जी ब्रैकेट में रज्जो भैया को लख लख बधाइयाँ बिट्टू और मित्र मंडल द्वारा।
क्या ऐसे ऐड में भी रिस्ट्रिक्शन? कई बार ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स भी कर सकता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किसी पर्टिकुलर मूवी का ऑडिट किया, अब आप देखते हो मूवी में सीए फर्म का नाम आता है। सीए ने बोला कि यार एक काम करना है, इसके अलावा क्या पूरी मूवी में एक शॉट हमारी सी ऑफिस के बाहर से भी ले लें, बस ऐसे ही थोड़ा आ जाएगा, ऐसा फील आ जाएगा। ऐसे इनडायरेक्ट फॉर्म्स भी हो सकते हैं। क्या इंस्टीट्यूट इस लेवल तक रोकेगा क्या? दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, सिर्फ इतना कह देना कि एक सीए एडवर्टाइज नहीं कर सकता पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स के तो बहुत सारे मोड होते हैं। तो इंस्टीट्यूट को हर चीज़ समझाना पड़ेगी। हो सकता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सिंपली अपने ऑफिस के बाद बड़ा सा एक साइन बोर्ड लगा दे, क्या इससे भी इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये भी एक तरह का क्या एडवर्टीजमेंट ही है क्या? यस। तो क्या इंस्टीट्यूट ये भी बताता है क्या कि भाई आपकी फर्म के नाम का साइन बोर्ड कितना बड़ा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? दिस इज ऑल्सो सम और द अदर फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट। दिस में ऑल्सो हैव टू बी रेगुलेटेड। कई बार होता है, आप देखते हैं सीए एसएमएस वगैरह भेजता है किस तरह के एसएमएस भेजे जा सकते हैं, नहीं भेजे जा सकते होते। कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऐसे एसएमएस आते हैं, लास्ट डेट रिटर्न फाइलिंग की, इस पे क्या रिस्ट्रिक्शन हो? दैट मीन्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज व्हेन वी स्टडी प्रोफेशनल एथिक्स, ये ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ पढ़ ली एडवर्टाइज नहीं कर सकता तो पर्याप्त है। उसमें देयर आर एन नंबर ऑफ इश्यूज, अलग अलग केसेस है। पिछले सालों में, इतने सालों में कई सारे ऐसे केसेस लगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर, जिसके बेसिस पे इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, पूरे नॉर्म्स डिफाइन किए। वो सारे नॉर्म्स अपन क्या पढ़ेंगे यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरा ध्यान अपनी प्रैक्टिस पर दे, इसलिए एक नियम होता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए जो प्रैक्टिस कर रहा है वो प्रैक्टिस के साथ साथ कोई दूसरी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। सुना होगा ऐसा, एक सीए इन प्रैक्टिस हैज टू डू ओनली प्रैक्टिस। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरी एक्टिविटी करना चाहता है, कैन ही डू? रिस्ट्रिक्टेड है। अब दूसरी एक्टिविटी में क्या होगा, हमारा सीए प्रैक्टिस करता है साथ में शेयर मार्केट में इंट्राडे भी करता है, क्या इस पे भी रिस्ट्रिक्शन होगा? हमारा सीए का रेंटल का बिजनेस भी है, सीए का ऑफिस है, ऊपर हॉस्टल बना रखा है, क्या इसके लिए भी सीए को गिल्टी बना जाएगा? अगर हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल हुआ तो क्या गिल्टी? खैर, तो ये अदर सोर्स ऑफ इनकम सीए कमा रहा है, क्या इसके लिए गिल्टी बना जाएगा? सीए कोई अपनी सीए इन प्रैक्टिस इज ऑल्सो साइमल्टेनियसली डूइंग एन एमबीए, क्या वो कर सकता है? यस। ये जो एमबीए कर रहा है ये आईएम से कर रहा है, और आईएम के एमबीए में व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इज कि आपको रेसिडेंशियल एमबीए करना होता है। इसका मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्टे इन द कैंपस फॉर द होल डे। क्या आप प्रैक्टिस के साथ साथ इस तरह का फुल टाइम कोर्स भी कर सकते हैं? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्ट टाइम जॉब लेना चाहता है विथ प्रैक्टिस, क्या अलाउड होएगा? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्रिकेट खेलता है, आईपीएल में सिलेक्शन हो गया, इधर प्रैक्टिस कर रहा है, यहाँ आईपीएल भी खेल रहा है, क्या ये चलेगा? रोडीज में जा सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन क्रिकेट? सीए को शौक है ऐसे हेल्थ वेल्थ बनाने का, काफ़ी सुबह दौड़ने जाता है तो 2 घंटे रोज सुबह दौड़ता है सीए, चलेगा? उसने बोला दौड़ ही रहे हैं, तो साथ में उसने एक छोटा सा काम ले लिया न्यूज़पेपर वितरण का। ठीक है, क्या बुरा क्या है उसमें? तो देखो ये सब क्या है, फैक्ट्स क्या है यहाँ पे। रिस्ट्रिक्शन क्या है, अदर एक्टिविटी, अदर बिजनेस, नॉट हैविंग एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, एवरीथिंग हैज टू बी डिफाइंड। दिस इज व्हाट कोड ऑफ एथिक्स इज। कोड ऑफ एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? तो देखो एक चीज समझो, एक बात तो तय है, वंस यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, द फर्स्ट थिंग विच इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू इज दैट यू शुड कंप्लीटली नो द कोड ऑफ द इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट ये कभी भी नहीं चाहेगा कि एक सीए को उसका कोड अच्छे से पता ना हो। यानी आपका प्रोफेशनल कोड तो मैंडेटरी है, क्यों? क्योंकि इससे ही इंस्टीट्यूट आपको रेगुलेट करता है। यानी एक बात तो तय, एग्जाम में इसका वेटेज कभी भी कम नहीं हो सकता। भाई एक बार आपका एक आध पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑडिट आप मिस कर जाएं, वो इंस्टीट्यूट फिर भी सहन कर लेगा, बिकॉज दैट इज समथिंग विच कैन लर्न लेटर ऑन। बट ये कोड तो भाई आप अभी पढ़ रहे हो, और ये आज के लिए आप रेलिवेंट है। आज जो आप सीखोगे दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू फॉलो, which is going to be followed throughout your career as a chartered accountant। तो ऐसे एग्जाम में हार्डली कभी हुआ होगा, यूँ समझ ले 10 साल में एक आध बार कभी हुआ होगा कि 16 मार्क्स से कम के क्वेश्चंस कभी इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछो। अदरवाइज यूजुअली इंस्टीट्यूट कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर क्या करता है, एक क्वेश्चन पूछता है 16 मार्क का,
इसमें नॉर्मली 4-4 मार्क के छोटे छोटे 4 क्वेश्चंस आते हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये केस स्टडीज हम डिस्कस कर रहे हैं, इस तरह की केस स्टडीज। तो ऐसी कुछ केस स्टडीज आ जाती है और उस पर कहा जाता है कि भाई बताइए क्या सीए गिल्टी है या नहीं। केस स्टडीज किस तरह की आती है, तो पूरा कोड ऑफ एथिक्स में इंस्टीट्यूट ने एकदम क्लियर गाइडलाइन दे दिया है कि विल नॉट बी आस्किंग एनी काइंड ऑफ थियोरेटिकल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, विल बी ओनली आस्किंग एनी काइंड ऑफ केस स्टडी। एंड केस स्टडीज विल बी व्हाट, जिस तरह के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस के सिलसिले में यूएस गया, वहाँ पे उसने कोई मिसकंडक्ट किया, क्या इंस्टीट्यूट इंडिया में उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है, कोड ऑफ एथिक्स की एप्लीकेबिलिटी कहाँ पर आएगी, किस तरह की दूसरी एक्टिविटी, ऐसे कुछ भी चीज़ है। तो दीज आर सेट ऑफ थिंग्स जो क्या की जाती है, बेसिकली इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, आपको कोड ऑफ एथिक्स अगर पढ़ना है तो व्हाट यू विल हैव टू डू इज, आपको एक एक प्रोविजन कोड ऑफ एथिक्स का बहुत अच्छे से समझ में भी आना चाहिए, प्लस याद भी रहना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, आपने क्वेश्चन पढ़ा, पढ़ते से ही आपको क्लिक होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर के कौन से किस पार्ट से रेलिवेंट है, ताकि हम उसका सही रेफरेंस दे सकें। तो दैट इज वाई इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज हैविंग इट फ्रेश इन आवर माइंड्स बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी है लेकिन फ्रेश नहीं है दिमाग में, तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते से ही क्लिक नहीं होगा कि ये कौन से पॉइंट में जाए। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल बी डूइंग इज, व्हेन विल बी स्टडिंग दिस, विल बी कॉन्स्टेंटली रिवाइजिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक एज वेल। तो अपन पढ़ते जाएंगे, साथ साथ में इसको रिवाइज भी करते जाएंगे, जस्ट बिकॉज इट रिमेन्स फ्रेश। अदरवाइज ऑब्वियसली इसमें देयर आर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स, बिकॉज यू नो ऑब्वियसली हमको भी जानने की ये चाहत तो होगी कि आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हाट थिंग्स आर अलाउड एंड व्हाट थिंग्स आर नॉट अलाउड, वेयर विल बी हेल्ड गिल्टी, वेयर विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी। दैट मीन्स इसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है, प्लस हर कोई इससे कनेक्ट कर सकता है। तो दैट इज वाई देयर आर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स ऑल्सो विच वील गेट टू नो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। बट येस, दिस इज द फंडामेंटल बेस। बिफोर वी स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर, एक छोटी सी चीज़ बताओ, ये कोड ऑफ एथिक्स हम जो फॉलो कर रहे हैं ये प्रिस्क्राइब किसने किया? आईसीए, दुश्मन नंबर 1। ICAI has prescribed this particular code। क्या ये कोड इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुसार है? जैसे कि आपके AS होते हैं, IFRS होते हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं, सेम इसी तरह से आपके SAs होते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और वैसे ही आपके ISAs होते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन। क्या ऐसे एक इंटरनेशनल कोड भी होता है क्या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर लागू होता है? There is a body called IFAC, International Federation of Accountants। IFAC एक ऐसी बॉडी है जो इंटरनेशनली अकाउंटेंट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रेगुलेट करती है। ऑब्वियसली वो रेगुलेट तभी कर पाएगी जब आप IFAC के मेंबर बनोगे। Not every country is a member of IFAC, but yes, many developing and developed countries are members of IFAC, including ICAI। अभी हुआ क्या, 2009 में कोड ऑफ एथिक्स की एक मेजर रिवीजन एक्सरसाइज हुई। अब क्या हो रहा है, आप एक चीज समझिए थोड़ा सा बिफोर वी स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट, यानी हमारे लिए क्या है, थ्रेट इज नॉट जस्ट विद इन द कंट्री, इट इज फ्रॉम आउटसाइड एज वेल। अब देखो हमारे सामने ये उदाहरण है, बिग 4 भारत में आए, दे वर नॉट देयर अर्लियर। 1990s में PW और डेलॉइट आए थे भारत में, एंड देन 21st सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड में EY और KPMG आए। अब ये जो बिग 4 है, ये जो आपकी 4 सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी CA फर्म्स हैं, जिसमें क्या क्या आ गया आपका, नंबर 1 पे PW, देन सेकेंड पे डेलॉइट आता है, थर्ड पे आपका KPMG और फोर्थ पे EY ग्लोबली। ये 4 बिग 4s के नाम से फेमस जो CA फर्म्स होती हैं, ये फर्म्स इंडिया में आई, और आप बताइए क्या इन्होंने इंडियन फर्म्स को हेवी कंपटीशन दिया क्या? यस। क्या कंपटीशन दिया और क्यों दिया? ऐसा था क्या भाई हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहाँ पर कोई अच्छा काम नहीं कर रहे थे? वैसी बात नहीं थी, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ पे भी काम करने वाले तो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही हैं। इशू कुछ और ही है। कैसे इश्यूज है? आज क्या होता है, आज अगर सपोज फॉर एग्जांपल रिलायंस को यूएस में जाकर लोन लेना है, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर उसे क्या करना पड़ेगी, यहाँ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट सब सबमिट करना पड़ेगी।
दिक्कत क्या है, जब यूएस के पास हम हमारी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट देखी और उन्होंने देखा कि भाई ये ऑडिटर कौन है, उन्होंने देखा चतुर्वेदी एंड शाह। तो चतुर्वेदी एंड शाह क्या है? ऑडिटर है। तो प्रोनाउंस करने में भी दिक्कत है उनको। तो उन्होंने बोला ये कौन ऑडिटर है, ये तो कोई फर्म समझ नहीं, सुनने में नहीं आई। उनको डाउट होता है। क्या डाउट होता है कि यार ये ऑडिटर ऐसा नहीं हो जान पहचान वाला हो कोई यार दोस्त हो, इसने प्रॉपर ऑडिट किया हो नहीं किया हो, तो क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट ईजिली नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर मेरी ऑडिट रिपोर्ट में मैंने लिखा है कि भाई हमारा ऑडिट डेलॉइट ने किया, तो उसकी इमीडिएट एक्सेप्टेबिलिटी आ जाएगी, बिकॉज उनको मालूम है इंटरनेशनली डेलॉइट इज वन ऑफ द व्हाट वेरी रेप्यूटेड फर्म्स। तो हुआ क्या, रिलायंस जैसी कंपनी जो 34 साल से चतुर्वेदी एंड शाह को अपना ऑडिटर बनाए बैठे, ऑब्वियसली अब कंपनीज एक्ट आ गया तो रोटेशन हो जाएगा। 34 ईयर्स से चतुर्वेदी एंड शाह जिसके ऑडिटर हैं, उसको भी डेलॉइट को जॉइंट ऑडिटर के रूप में इंट्रोड्यूस करना पड़ गया। क्योंकि इंटरनेशनली क्या होता है, इफ यू डोंट हैव अ बिग फोर ऑडिटर देयर इज अ कंसर्न। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट या आपके ऑडिट रिपोर्ट को उतना तवज्जो या उसकी उतनी रेलेवेंस या उतनी सैंटिमोनी नहीं होगी जितनी किसी दूसरी फर्म ने की। अब इशू क्या हो गया भाई, इससे इशू ही हो गया कि जिन भी कंपनीज को फिर ग्लोबल बनना है, जिनको भी बाहर से पैसा लाना है। अब आपको बताइए आज की तारीख में फंडिंग कराने के लिए एवरी कंपनी लुक्स आउट फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स। आज भारत के स्टॉक मार्केट में आप देखो गिनती के प्राइमरी इश्यूज मिलेंगे आपको, कोई कंपनी फ्रेश आईपीओ लेकर आएगी, वेरी रेयर सर्कमस्टांसेस। ये सब फंडिंग क्या आती है, बाहर से आती है। यानी इंटरनेशनल मार्केट हो गया, बाहर के लोग भी बहुत इंटरेस्टेड है इंडिया में इन्वेस्ट करने में। अब इसमें होता क्या है, क्योंकि आपको बाहर के लोगों से इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप प्रेफर करोगे कि यार हमारा ऑडिटर कौन हो, एक बिग फोर। अब अगर ऐसे होगा तो जितने भी ऐसी अच्छी बड़ी फर्म्स हैं या कंपनीज हैं, वो सब तो किसके पास चली जाएंगे, बिग फोर के पास। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई अब ग्लोबल एनवायरनमेंट में हम प्रोटेक्टिव इकोनॉमी में तो रह नहीं सकते कि भाई बिग फोर को आने से मना कर दो। हमें तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू बी इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी वेयर वी हैव टू डेवलप आवर ओन प्रैक्टिसेस। तो दैट इज वाई आईसीआई ने फिर कुछ कदम उठाए और कहा कि भाई अब हम इंटरनेशनली हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को क्या करेंगे, ग्लोबली विल मेक आवर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नोन। एंड फॉर दैट इंस्टीट्यूट टुक अ लॉट ऑफ पाथ ब्रेकिंग स्टेप्स इन 2009। सन 2009 में इंस्टीट्यूट ने बहुत भारी भारी एक्शंस लिए। एक्शंस जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आज की तारीख में, आई डोंट नो कितनों ने सुना होगा, एक सीए एक नॉन सीए के साथ भी पार्टनरशिप कर सकता है। एक सीए एलएलपी बना के बड़ी बड़ी पार्टनरशिप फर्म्स बना सकता है। हालांकि अब कंपनीज एक्ट 2013 में भी क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट आपकी बढ़ गई। कितनी हो गई, अनलिमिटेड फॉर सीए फर्म्स। कंपनीज एक्ट में पार्टनरशिप की लिमिट बढ़ गई। यस, आपने पढ़ा होगा हमेशा से पार्टनर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इसकी लिमिट हमेशा किस में दी जाती थी, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट कहता था बैंकिंग बिजनेस में 10, अदर बिजनेस में 20 से ज़्यादा पार्टनर होंगे, और अगर वो कंपनी रजिस्टर नहीं कराएंगे यानी कंपनी में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो उसे इलीगल मान लिया जाए। और अब जो नए नॉर्म्स आए उसमें लिमिट बढ़ा दी है, और कंसल्टेंसी फर्म्स के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं हो, जितने चाहे उतने पार्टनर्स अब रख सकते हैं। एनीवेज द पॉइंट इज व्हाट कि सीए को 2009 में बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए। आप नॉन सीए के साथ पार्टनरशिप करो, बड़ी फर्म्स बनाओ, बड़े पार्टनर्स रखिए, एडवर्टाइजमेंट तक करने की कुछ कुछ छूट दी गई। न्यूज़पेपर में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एडवर्टाइजमेंट करने के ऑब्वियसली विद सर्टेन गाइडलाइंस करने की परमिशन दी। क्यों? इंस्टीट्यूट ने कहा कि अब हमें हमारी फर्म्स को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ पहले इंस्टीट्यूट कहता था कि कोई सीए फर्म दूसरी फर्म के साथ नेटवर्किंग नहीं कर सकती, यानी पार्टनरशिप अलाउड है सीए टू सीए, बट दो फर्म अपने आप को एक दूसरे के नेटवर्क फर्म यानी एसोसिएट यानी ज्वाइंट फर्म्स नहीं बता सकती, वो भी अलाउ कर दिया। आपको कहा गया कि आप इंटरनेशनली या नेशनली नेटवर्क बनाइए और लोगों को बताइए ये हमारा नेटवर्क है और उसके थ्रू काम करिए। बेसिकली इंस्टीट्यूट ने अब कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई, अभी तक हम रेगुलेटरी मोड में थे, अब हम डेवलपमेंट मोड में। तो 2009 में कोड ऑफ एथिक्स में मेजर रिवीजन है, पर ये रिवीजन से हम क्या कर रहे हैं, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ज़्यादा एम्पावर तो कर रहे हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर हमें एक सीए को इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल बनाना है तो बताओ क्या उसे इंडिया का कोड फॉलो करना पड़ेगा या इंटरनेशनल कोड भी पता होना चाहिए। ही शुड नो इंटरनेशनल कोड ऑल्सो, अदरवाइज आप यूएस में जाके कैसे प्रैक्टिस करोगे। तब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, हम आईफैक के मेंबर तो थे ही, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के,
आईफैक का ऑब्वियसली प्रेशर था कि भाई आप क्या करिए, हमारा कोड फॉलो करो, क्यों? क्योंकि आप हमारे मेंबर हो, तो यू शुड फॉलो अवर कोड। तो इंस्टीट्यूट ने कहा कि भाई हम आपका कोड तो फॉलो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपका कोड और हमारे कोड में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक्चुअली क्या होता है समझना, ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज रेलिवेंट फॉर आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। आईफैक का जो कोड है वो पूरा चलता किस लॉजिक पर है? प्रिंसिपल्स पे। यानी आईफैक के कोड में ऐसा नहीं बोला है कि एक सीए यही एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता और ऐसी ऐसी कर सकता है, वो प्रिंसिपल से चलता है। वो कैसा प्रिंसिपल देता है? अ सीए शुड नेवर ट्राई टू सॉलिसिट वर्क। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कभी भी काम मांगने की कोशिश नहीं करना चाहिए। वो प्रिंसिपल दे देता है और फिर वो बोलता है कि आप इस प्रिंसिपल को स्पिरिट में, उसकी आत्मा में फॉलो करिए, यानी इसके गलत नहीं करना। अब आप बताओ, भारत में अगर अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऐसी प्रिंसिपल बेस्ड गाइडलाइन दे देंगे तो बोलो वो क्या करेगा? सबसे पहले ये सोचेगा कैसे फॉलो करना है, तरीके निकाले, तरीके निकाले। तो दैट इज वाई हमने कहा कि भाई देखिए, हमारा जो कोड है वो इंटरनेशनल कोड से ज़्यादा रिजिड है। इसका मतलब हमारा कोड ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है इंटरनेशनल कोड से, क्योंकि जो प्रिंसिपल आपने दिए हम भी उन्हीं प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, पर हम और ज़्यादा डिटेल में डिफाइन कर। दैट इज़ वाई कोड तो हम इंस्टीट्यूट में आज हमारा ही फॉलो करेंगे। बट 2009 में इंस्टीट्यूट ने अपने कोड ऑफ एथिक्स को 2 पार्ट में बांट दिया। पार्ट ए को नाम दिया गया आईफैक कोड, पार्ट बी को नाम दे दिया गया आईसीआई कोड। पार्ट ए में जो आईफैक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट का इंटरनेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या अकाउंटेंट्स पर कोड होता है, वो पूरा का पूरा दे दिया गया और इंस्टीट्यूट ने कह दिया कि ये भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए रेकमेंडेटरी है। और पार्ट बी बना दिया गया आईसीआई कोड और उसमें नाम दे दिया गया कि भाई ये आईसीआई का कोड है जो भारत के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए मैंडेटरी। इससे फायदा क्या हुआ? फॉलो आज भी हम कौन सा कोड करते हैं? आईसीआई का, पर हमारे मैनुअल में कोड ऑफ एथिक्स के कौन सा कोड भी है? इंटरनेशनल कोड। तो हम अब नॉलेज दें, वी आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द इंटरनेशनल कोड ऑल्सो, बट वी हैव टू फॉलो द इंडियन कोड ओनली। इससे फायदा ये हो गया कि अब हम इंटरनेशनली कहीं प्रैक्टिस करने जाएंगे तो वी विल ऑलरेडी बी अपडेटेड अबाउट द इंटरनेशनल कोड। ऐसी बात हुई तो छोटी सी बात बताओ, क्या एक सीए बाहर जाके प्रैक्टिस कर सकता है? आपके पास सीए की डिग्री है यहाँ पे, क्या आप किसी दूसरी कंट्री में जाके वहाँ पे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर सकते हो क्या? अब देखो, अगर वहाँ की कंट्री अलाउ करे तो बात है, बट नॉर्मली हर कंट्री में अपने अपने सीए होते हैं। दुबई छोड़ दो, हालांकि दुबई में क्या होता है, भारत के सीएस को कुछ रिकग्निशंस देते हैं। वो लोग शेख लोग हैं ना, वो इतनी मेहनत वाले कोर्स नहीं करते। एनीवेज, तो अब मुझे बताओ कि सपोज एक यूएस की कंपनी का ऑडिट क्या है, एक इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट जाके करके आ सकता है आज की तारीख? बोलो नहीं। एक चीज समझना, आज भी भले ही हम WTO नॉर्म्स या WTO और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है, उसके बावजूद भी आज भी वर्ल्ड में देयर इज नो फ्री मूवमेंट ऑफ सर्विस। अभी तो वो लोग गुड्स के फ्री मूवमेंट पर ही किसी तरह का सहमति बना रहे हैं, किसी तरह का कंसेंसस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू गेट। मतलब क्या है, WTO आप समझते हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जितनी कंट्रीज सम्मिलित है वो सारी कंट्री का ऑब्जेक्टिव है कि पहले गुड्स और बाद में सर्विसेज, इन सबका फ्री मूवमेंट हो। फ्री मूवमेंट यानी रेट ऑफ टैक्स बहुत कम हो, टैक्स हो भी तो लाइसेंसिंग नॉर्म्स बहुत कम हो, मुश्किलें बहुत कम हो एक कंट्री को दूसरी कंट्री में गुड्स एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने। इसलिए आज की तारीख में भारत ऐसा नहीं कर सकता कि चाइना से या किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट हो रहे गुड्स पे इंपोर्ट ड्यूटी एकदम से बढ़ा दे। हम बोलते ना यार ये इंपोर्ट हो रहा है यहाँ पे इतने कम दामों में, लोकल इंडस्ट्री खराब हो रही है, तो अपन बढ़ा देते हैं। अपन जिस दिन इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे, दूसरी कंट्री जो चीज़ इंडिया से वहाँ जा रही है, तो सॉफ्टवेयर, जेम्स, ज्वेलरी जिसका हमारे यहाँ से मेजर एक्सपोर्ट होता है, वो लोग क्या करेंगे, उसके रेट बढ़ा देंगे। तो सारी WTO कंट्रीज ने आपस में समझौता कर रखा है कि हम नॉर्मल गुड्स के ऊपर मैक्सिमम रेट क्या करेंगे, 5% से ज़्यादा नहीं रखेंगे इन अ फेज्ड वाइज मैनर। अभी 10% तक हम ऑलरेडी आ चुके हैं। ये स्टेज के बाद नेक्स्ट आएगा मूवमेंट ऑफ सर्विस। मूवमेंट ऑफ सर्विस का मतलब WTO कंट्रीज का कोई भी प्रोफेशनल किसी दूसरी कंट्री में जाके कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करके वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस शुरू करे। यानी इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट US में जाके क्या करेगा, ऑडिट करेगा। US का डॉक्टर UK में जाके क्या करेगा, ही विल डू एन ऑपरेशन देयर। UK का लॉयर, उसको ज़रूरत है इंडिया में आके केस लड़ेगा। वो WTO का नेक्स्ट लेवल है।
जब वो लेवल आ जाएगा तो फिर इंटरनेशनल कंपटीशन कम्प्लीटली फ्री हो जाएगा। आज तो क्या है, पीडब्ल्यूसी इंडिया में रजिस्टर्ड है तो उसने अल्टीमेटली पार्टनर्स तो इंडियन सीए को ही बना रखा है। आज फॉरेन सीए इंडिया में पार्टनर नहीं बन पाए, लेकिन आने वाले समय में ऐसा भी होगा कि उनको इंडियन सीए की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तो फॉरेन सीए से ही अपना काम चला ले। हालांकि आज भी भारत का 4 कंट्रीज़ के साथ अग्रीमेंट है जिसमें इंग्लैंड भी शामिल है। तो एक इंडिया का सीए जाके इंग्लैंड में क्या कर सकता है, अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकता है पार्टनरशिप के साथ, और एक इंग्लैंड का सीए इंडिया में आके किसी के साथ पार्टनरशिप करके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकता है। ये ऑलरेडी परमिट है। हालांकि इसके प्रोसीजर्स होते हैं, वो सब अपन पढ़ेंगे, ये सब कोड ऑफ एथिक्स का पार्ट है। सो देर आर प्रोसीजर्स, कुछ एग्जाम पास करना पड़ती है। अगर आप वहाँ जाके प्रैक्टिस करना चाहते हो आपको 2 पेपर पास करना पड़ेगा। उन लोगों को यहाँ पर आके प्रैक्टिस करना है तो उन लोगों को 4 पेपर पास करना पड़ेंगे। बताओ कौन सा ज़्यादा डिफिकल्ट? सीए, क्योंकि हम तो वहाँ 2 पेपर दे के ही क्या बन जाएंगे सीए, पर उन लोगों को यहाँ कितने पेपर देना है? 4। हालांकि उसमें एक पेपर बिजनेस कम्युनिकेशन एंड एथिक्स का है। अब आप सोचो यूके का बंदा बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर लिखेगा तो चेकर की क्या हालत होगी, डिक्शनरी लेके बैठेगा बेचारा। एनीवेज द पॉइंट इज डिफरेंट। क्या है, ये सब इंटरनेशनल आज की तारीख में स्टेटस है। दिस इज वेयर वी आर लिविंग। तो दैट इज वाई व्हाट वी हैव टू डू इज, इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इंस्टीट्यूट ने बोला यार इंटरनेशनल अगर बनना है तो हमें शुरुआत यहाँ से करना पड़ेगी कि हमें हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इंटरनेशनल कोड से वाकिफ कराना हो। तो इंस्टीट्यूट ने अपने कोड ऑफ एथिक्स का एक मैनुअल निकाला जिसको नाम दिया गया कोड ऑफ एथिक्स मैनुअल 2009। इस मैनुअल के 2 पार्ट किए गए, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए को नाम दिया गया आईफैक कोड, विच इज रिकमेंडेटरी। सर आप तो मुद्दे की बात बताओ, अपने एग्जाम में पढ़ना है नहीं पढ़ना? नहीं पढ़ना। आईफैक कोड रिकमेंडेटरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इसका रेलेवेंस नहीं है। हम इस पर एक बहुत ही छोटा सा डिस्कशन करेंगे, जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए। हाँ, इसका इंट्रोडक्शन पर हमारे कोर्स में, तो अभी कितने इंट्रोडक्शन जितना हम डिस्कशन करेंगे, प्लस मैं आपको एक जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आई जस्ट टेल यू वेरी ब्रीफली व्हाट इज दिस कोड, हाउ इज दिस कोड लाइक। पार्ट बी इज द ICAI कोड एंड ऑब्वियसली द ICAI कोड इज मैंडेटरी। तो ये 2 पार्ट में बांट दिया गया। फिर इसमें क्या किया गया, इस में चैप्टर्स बनाए गए। In this part, then the parts were divided into certain chapters. Chapter 1 is introduction to IFAC code. ये हमें पढ़ना है। Chapter 2 is the code for members or accountants who are in practice. And third part is members who are in service. मुझे एक बात बताओ, क्या कोड प्रैक्टिसिंग सीए और नॉन प्रैक्टिसिंग सीए पे अलग अलग होना चाहिए? यस। क्या सीए इन सर्विस पे भी इंस्टीट्यूट के कोड्स होंगे? यस, होना ही चाहिए भाई, वो भी अल्टीमेटली है तो प्रोफेशनल, तो कोड तो दोनों पे होंगे। जो ICAI का कोड पार्ट बी, दिस हैज 4 चैप्टर्स। ये 4 चैप्टर्स कैसे डिफाइन किए गए? तो सबसे पहले चैप्टर 4 बेसिकली टॉक्ड अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूट। प्रोनाउंसमेंट्स का मतलब कुछ नहीं होता है पब्लिकेशंस। पब्लिकेशंस, इंस्टीट्यूट के जो भी पब्लिकेशंस आते हैं, दैट इज नोन एज प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। इसमें बेसिकली 3 चीजों की बात की गई है, स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस नोट्स और स्टेटमेंट्स। अभी पिछली बार अगर किसी ने IPCC की एग्जाम दी होगी तो IPCC के ऑडिट के पेपर में पहला ही क्वेश्चन आया था, डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट्स एंड गाइडेंस नोट। कभी देखा हो किसी ने? तो बेसिकली ये तीनों चीज़ें क्या होती है, आपने स्टैंडर्ड और गाइडेंस नोट तो सुना होगा नॉर्मली।
स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और उसकी एप्लीकेबिलिटी कैसी है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। छोटा सा डिस्कशन हमारा, नथिंग बिग। मेन जो अपने को पढ़ना है इट इज़ पार्ट 5। पार्ट 5 में इंस्टीट्यूट का पूरा कोड है, और ये कोड पूरा कहाँ पर दिया गया है? CA एक्ट एंड CA रेगुलेशन। एक्ट 49 का है, रेगुलेशन 88 की। इनफैक्ट यू समझ लो कि 99% ऑफ द टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू स्पेंड इज गोइंग टू बी ऑन चैप्टर 5। यानी एज सच पहला पार्ट तो पूरा रिकमेंडेटरी है, इसमें ये छोटा सा पार्ट है। मेजर डिस्कशन ही हमारा पूरा किसके ऊपर होने वाला है? CA एक्ट और रेगुलेशन, यही अपने को मेनली डिस्कस करना है। तो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज एक्ट एंड रेगुलेशन, जिसमें पूरा कोड डिफाइन किया गया, एक एक बात बोली गई है, CA क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। पर क्या होता है, ऑब्वियसली बात है कि एक्ट और रेगुलेशन जो होते हैं वो सब चेंज कराना है तो आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्या ICI की एक्ट बदलने के लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा? अगर आपको ICI एक्ट बदलना है तो आपको पता ही है CA एक्ट हैज बीन एक्ट व्हिच हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो एनी चेंज यू हैव टू डू इन द एक्ट और रेगुलेशंस, यानी कि इंस्टीट्यूट को अगर एक्ट में कोई ऐसा भी बदलाव करना है कि भाई हम CA की मिनिमम एज चेंज करना चाहते हैं या फिर हम कोर्स में बदलाव लाना चाहते हैं, तो उसको वो सारे चेंजेस पार्लियामेंट में पुटअप करना पड़ते हैं, वहाँ से अप्रूवल होगा, उसके बाद ही क्या होगा, इफेक्टिव हो सकता है। अब ऐसे लिए हम हर चीज़ के लिए पार्लियामेंट जा नहीं पाएंगे, तो दैट इज़ वाई क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें इंस्टीट्यूट की काउंसिल, काउंसिल समझते हो? काउंसिल के आपके चुनाव होते हैं बेसिकली। तो एवरी 3 years यू हैव दिस इलेक्शन, जिससे काउंसिल आपकी अपॉइंट होती है। और ये जो नेशनल काउंसिल होती है आपकी इंस्टीट्यूट की, यही पूरे इंस्टीट्यूट को क्या करती है, रन करती है। आप बताओ ICI क्या है? इज इट व्हाट इट इज? नेचर क्या है ICI का? कंपनी है, पार्टनरशिप है, AOP है, BOI है, बॉडी कॉर्पोरेट। यस, ICI is a body corporate which is run like a body of individuals. So it is a body of individuals. It has no owners, nothing. It is just a body of individuals. That means जितने भी उसके मेंबर हैं वो सब क्या किए जाते हैं, माने जाते हैं कि वो सारे मेंबर कलेक्टिवली एक बॉडी बना रहे हैं, जिसे क्या कहा जाता है, ICI। और क्योंकि ICI एक एक्ट के द्वारा पारित बॉडी है, दैट मीन्स उसका एक लीगल स्टेटस है, दैट मीन्स उसका एक आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस है, दैट मीन्स उसका नेचर एक कॉर्पोरेट या बॉडी कॉर्पोरेट है। ये बॉडी कॉर्पोरेट शब्द सुना होगा ना आप लोग। बॉडी कॉर्पोरेट नॉर्मली शब्द किसके साथ यूज़ किया जाता है? एक ऐसी बॉडी जो अपने आप में एक तरह की क्या है, आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस रखती है। जैसे हम बोलते हैं कंपनी इज अ टाइप ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, और कंपनी इज इंक्लूडेड अंडर द हेड ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट्स। तो बॉडी कॉर्पोरेट्स दैट मीन्स सेपरेट एग्जिस्टेंस। तो ICI इज लाइक अ बॉडी कॉर्पोरेट। उसको चलाता कौन है? काउंसिल चलाती है। काउंसिल मेंबर्स क्या होते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। तो बाय इलेक्शन यू गेट दिस काउंसिल, जो क्या करती है, ज़रूरत पड़ने पे मेंबर्स को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस इशू करती है। ये गाइडलाइंस जो काउंसिल इशू करती है, इसके फ़ायदे सिर्फ ये हैं कि ये काउंसिल डायरेक्टली इशू कर सकती है विदाउट टेकिंग अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। इसे बोलते हैं काउंसिल जनरल गाइडलाइंस। एंड देन लास्ट इज रिकमेंडेटरी प्रोविजंस। काउंसिल जनरल गाइडलाइंस भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। छोटा डिस्कशन है, बहुत ज़्यादा नहीं होगा इसमें, बट जैसे चैप्टर 5 जैसे चैप्टर 6 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 रिकमेंडेटरी प्रोविजंस, इसका मतलब इसमें कुछ ऐसी बातें की गई है जो इंस्टीट्यूट क्या करता है, रेकमेंड करता है। रेकमेंड यानी CA सेमिनार में जाए तो 3/4 में ना जाए, ऐसे ऐसे भी नियम होते हैं क्या? ड्रेस कोड भी दिया जाता है क्या? दिया था एक बार इंस्टीट्यूट ने, फिर विड्रॉ कर लिया। तो आया था इंस्टीट्यूट का ड्रेस कोड भी आया था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई भी सेमिनार में जाएगा, ये होते हैं CA वगैरह के सेमिनार, CP सेमिनार्स होते हैं ना। तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली सैटरडे संडे होते हैं। अब संडे क्या, CA तो उठ के पहुंच गया, तो सीधे ही पहुंच गया, लोअर में पहुंच गया, बढ़िया सुना उसने, खाना वाना खाया, निकल के आ गया। अब क्या प्रेस व्रेस वाले आते हैं, फोटो खींचते, CA का सेमिनार हुआ, वो आगे ही बैठे हुए 4 3/4 में, 5 लोअर में। तो इंस्टीट्यूट ने फिर नॉर्म्स इसके भी निकाले थे कि भाई आपका एक कोड ऑफ ड्रेस होना चाहिए। तो उसमें कोड ऑफ ड्रेस में उन्होंने प्रिस्क्राइब किया, यू शुड ईदर बी वेयरिंग अ फॉर्मल ट्राउजर और अ शर्ट, अ ब्लेजर विल बी रिकमेंडेड, और यू कैन कम इन अ धोती। तो उसमें बकायदा उसमें पूरे नॉर्म्स दिए गए। तब इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, टाई और बो भी पब्लिश की थी। तो इंस्टीट्यूट ने टाइज और बो बनाई थी ICI की, जिसमें बढ़िया इंस्टीट्यूट का वो क्या लगा हुआ,
तो लोगों उसका आईसीआई का जो आपका एम्बलम है वो लगा हुआ था, वो है ना वो गिद्ध वाला, कभी आपने देखा हो, लिखा रहता है यह सुप्तेषु सर्वदा अहम जागृति, इंस्टीट्यूट का दिस इज द मोटो, जब सब सोते हैं तब हम जागते हैं, और जब सब जागते हैं हम तब भी जागते हैं। तो एनीवेज, तो वो निकाला था उन्होंने, तो वो तो बहुत बढ़िया लगती थी। आप देखो, विजुअलाइज करो, ऐसी बो है और बीच में जो सेंटर का एरिया उसमें वो गिद्ध बना हुआ है। तो ये सारे फिर एनीवेज वो विड्रॉ किए गए। तो रिकमेंडेटरी प्रोविजंस आपके क्या होते हैं, इस तरह के कुछ लाइटर प्रोविजंस होते हैं जो रेकमेंड किया जाता है, दैट एज एन मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट यू शुड ट्राई टू फॉलो दी सेट ऑफ प्रोविजंस। ठीक है, ये अपना पूरा कोड ऑफ एथिक्स है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन सभी चीज़ों में क्या इंपॉर्टेंट है, दी आईसीआई कोड। वैसे सेकेंड पार्ट है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट हमारा प्योरली नॉलेज के लिए, उसमें बस एक इंट्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है दैट इज समथिंग विच वील डिस्कस। इनफैक्ट यहाँ पे हम कुछ ऐसी चीज़ पढ़ेंगे जिसके ऊपर पूरा आपका कंपनी ऑडिट बेस्ड है। जो आपका नया कंपनीज एक्ट आया है दैट इज टू अ लार्ज एक्सटेंट इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द आईफैक कोड। उसमें बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स है जिनका उनसे कनेक्शन है, दैट इज समथिंग विच वील डिस्कस। बट येस, ये हमारा क्या होता है, दिस इज आवर डिस्कशन। सबसे पहले हमें पढ़ना तो बेसिकली यही चीज़ है। ये छोटा सा एक पोर्शन है, इसको क्विकली कवर कर लेते हैं। 3 चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई है, स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस नोट्स एंड स्टेटमेंट्स। इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इनकी एप्लीकेबिलिटी समझाई है कि ये कितने मैंडेटरी हैं या कितने नहीं। इसमें आप ही बता दो, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, मैंडेटरी या रिकमेंडेटरी? बोलो, मैंडेटरी। गाइडेंस नोट्स आपके गाइडेंस नोट्स मैंडेटरी और रिकमेंडेटरी। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? स्टेटमेंट नहीं बताओगे, सस्पेंस। यस, मैंडेटरी या रिकमेंडेटरी, कंपल्सरी या रिकमेंडेड, यू शुड फॉलो। तो देखिए, बहुत सिंपल सा फंडा है। इंस्टीट्यूट चाहती है जो चीज मैंडेटरी हो, दैट मीन्स आपको फॉलो करना अनिवार्य है, यू डोंट हैव अ ऑप्शन नॉट टू फॉलो। इंस्टीट्यूट उसके लिए क्या इशू करती है, स्टेटमेंट्स। जो वो स्टेटमेंट इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुसार ही होते हैं, इंटरनेशनली उस तरह की चीज़ें फॉलो की जाती है, यानी उसका सिर्फ इंडिया में रेलेवेंस नहीं है, इंटरनेशनल रेलेवेंस है, तो उसको नाम स्टेटमेंट की बजाय दे देते हैं स्टैंडर्ड्स। पर जब इंस्टीट्यूट चाहती है कि हम कुछ चीज़ें रेकमेंड करें, एंड द थिंग्स विच वी आर रेकमेंडिंग वी वांट पीपल टू फॉलो, बट स्टिल इफ देयर इज अ रीजन दे मे नॉट फॉलो, दैट इज समथिंग विच इज टर्म्ड एज गाइडेंस नोट्स। यानी स्टेटमेंट्स और स्टैंडर्ड मैंडेटरी होते हैं, यू डोंट हैव एन ऑप्शन नॉट टू फॉलो, बट गाइडेंस नोट्स आर रिकमेंडेटरी, दैट मीन्स इफ यू हैव अ रीजन यू मे नॉट फॉलो। पहले मतलब समझते हैं अच्छे से इसका। जैसे एक सवाल मैं आपसे पूछूं, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैं कोई एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूं। से एक सिंपल सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारा ES2 जो बोलता है इन्वेंट्री को ओपन मेथड कौन सा यूज किया जा सकता है भारत में, फीफो या वेटेड एवरेज। तो कहता है कि फीफो या वेटेड एवरेज दोनों में से कोई भी एक मेथड के अनुसार आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करें। आई एम टेकिंग वेरी प्लेन एग्जांपल, सबको समझ कनेक्ट करें अपन। अब हमारी कंपनी एक्चुअल में क्या है, रियल में हमारी कंपनी लीफो फॉलो करती है। दैट मीन्स हमारी कंपनी का बिजनेस जो है से दैट इज द बिजनेस ऑफ, हमारी कंपनी क्या है, फैशन इंडस्ट्री से गारमेंट्स वगैरह सेल करती है। अब आप बताओ रियल लाइफ में गारमेंट स्टोर नॉर्मली पहले कौन सी चीज़ डिस्प्ले पे रखेगा, ओल्डेस्ट फर्स्ट, सबसे पुराना पहले बेचे ताकि नया पुराना हो जाए, या पहले नया बेचेंगे और पुराना पुराना होते ही जाएगा, इकट्ठा होते ही जाएगा, ऐसी होती। यानी रियल लाइफ में मैं क्या फॉलो करता हूँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लेटेस्ट गुड्स को मैं क्या करता हूँ, सबसे लेटेस्ट गुड्स को मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बेचता हूं। यानी मैं फॉलो कर रहा हूं लीफो, बट ES2 बोलता है फीफो और वेटेड एवरेज। सवाल, क्या मैं लीफो मेथड से स्टॉक को वैल्यू कर सकता हूं?
बोलो एएस में क्या परमिटेड है? फीफो और वेटेड एवरेज। क्या मैं लीफो मेथड यूज कर सकता हूं? क्वेश्चन आ गया भाई समझ में? लीफो क्यों यूज करना है? क्योंकि रियल में तो मैं लीफो फॉलो करता हूं, पर दिक्कत क्या आ रही है, एएस अलाउ नहीं करता। एएस दो ही मेथड देता है, फीफो और वेटेड एवरेज। Can I avoid following the AS because I have a good reason not to follow the AS and I start valuing inventory using LIFO method? नहीं। स्टैंडर्ड का मतलब मैंडेटरी। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई बेहतर विकल्प है या आपके लिए कोई चीज बेहतर प्रेजेंटेशन देगी, इट विल गिव अ बेटर ट्रू एंड फेयर व्यू, बट इट इज अगेंस्ट द स्टैंडर्ड, यू कैन स्टिल नॉट गो अगेंस्ट द स्टैंडर्ड, यू विल हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड। दैट इज व्हाट अ स्टैंडर्ड इज। कारण, पहली बात, अगर आप ऐसे स्टैंडर्ड तोड़ने लग जाओगे तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, और दूसरी बात, अगर स्टैंडर्ड में ऐसा दिया है तो जरूर कोई कारण होगा। क्या कारण होगा भाई? हमारे लिए तो बेटर है, लीफो बेटर है ना। इंस्टीट्यूट के अपने लॉजिक है लीफो को नहीं अलाउ करने के लिए। लीफो मेथड में एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, इन्वेंट्री आउटडेटेड वैल्यूज पर आती है। क्यों? क्योंकि आप ये मानते हो पहले नया माल बिक गया तो बचा कौन सा? पुराना। अब पुराना माल यानी पुरानी कॉस्ट, तो आप समझो कि हो सकता है आज मेरी बुक्स में ऐसे माल बुक्स में या ऐसी कॉस्ट पर आ रहे हैं जो 5 साल 10 साल पहले की कॉस्ट है, क्योंकि मैं फॉलो क्या करता हूँ? लीफो। लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो माल क्या मानते हैं, कौन सा बचा? पुराना। Anyways, that's not the point. The point is कि इंस्टीट्यूट के अपने लॉजिक्स रहे होंगे जिस कारण से उन्होंने ऐसे नॉर्म्स दिए हैं। आप क्या नहीं कर सकते? यू कैन नॉट अवॉइड फॉलोइंग अ स्टैंडर्ड। इफ यू अवॉइड, द ऑडिटर विल क्वालिफाई द रिपोर्ट। दैट इज व्हाट अ स्टैंडर्ड इज, दैट इज व्हाट अ स्टेटमेंट इज। तो स्टेटमेंट और स्टैंडर्ड में फिर फर्क क्या होता है? तो देखो क्या होता है, कई बार इंस्टीट्यूट को जब कोई मैंडेटरी चीज देना होती है तो उसके लिए फिर इंस्टीट्यूट क्या इशू करते हैं? अब उस स्टैंडर्ड इशू करना है, सपोज ये स्टेटमेंट नहीं होते अगर, तो वो स्टैंडर्ड इशू करता, रिकमेंडेटरी है तो गाइडेंस नोट इशू करता। प्रॉब्लम क्या है इसमें समझो। प्रॉब्लम क्या होती है आज की तारीख में, क्योंकि आप आईफैक के मेंबर हो, आईएएसबी के मेंबर हो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के, तो यू आर अ मेंबर ऑफ दीज पर्टिकुलर कमिटीज। यू आर ऑल्सो मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, जो एसेज वगैरह इशू करती है। अब आप समझो, आज अगर आप कोई एक स्टैंडर्ड लेके आते हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुसार है। क्यों ध्यान रखना पड़ता है इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुसार है? क्यों? क्योंकि जितने भी मेंबर्स होते हैं आईफैक आईएएसबी के, इन सब के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन या एक प्रेशर तो होता ही है कि आप क्या करो, इंटरनेशनल नॉर्म्स फॉलो करना शुरू करो, उससे आप कुछ अलग नहीं कर सकते। तो आज की तारीख में कोई स्टैंडर्ड लाना है तो आपको स्टैंडर्ड लाने से पहले क्या करना पड़ता है? मे बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से भी आपको बात करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो भी आपके स्टैंडर्ड को मैंडेटरी करता होता है ना, एएस मैंडेटरी किए जाते हैं। को 13 अगर आप देखोगे कंपनीज एक्ट 2013, तो उसमें तो इंस्टीट्यूट के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो एसएस पढ़ते हैं आप लोग, उनको भी मैंडेटरी कर दिया गया। यानी पहले तो होता था एक कंपनी को एएस फॉलो करना है, अब ऐसा भी है कि एक कंपनी के ऑडिटर को ऐसे फॉलो करना है, नहीं तो कंपनीज एक्ट में पेनल्टी लगेगी। अब हम चाहते हैं कि यार हमको एक ऐसी चीज़ लेके आए जिसमें है कंपनीज एक्ट का इन्वॉल्वमेंट ना हो, इंटरनेशनल लोग ना इन्वॉल्व हो जाएं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुसार नहीं है या इंटरनेशनल रेलेवेंस नहीं। जैसे कारो, एक बात बताओ, क्या कारो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है? क्या इंटरनेशनली कारो होता होगा वो 21 पॉइंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, जिसके अगेंस्ट में ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है, समझते हो ना भाई, कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर। क्या वो इंटरनेशनली ऐसे ही होता है? क्या हर जगह ऑडिटर को वो पॉइंट्स देखना है, या वो प्योर इंडियन सिनेरियो में? पर इंस्टीट्यूट चाहता है कि वो अपने सीए को समझाए कि कारों का जब ऑडिट करो तो तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, और इंस्टीट्यूट ये नहीं चाहता कि वो जिम्मेदारियों को रेकमेंडेड किया जाए, उसे मैंडेट करना चाहता है। तो इंस्टीट्यूट क्या इशू करेगा बताओ? स्टैंडर्ड फॉर ऑडिट ऑन कारो या स्टेटमेंट फॉर ऑडिट ऑन कारो? और कर रखा है इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट हैज इशूड अ स्टेटमेंट फॉर ऑडिट अंडर कारो, जिसमें पूरा बताया गया है कि जब आप कारो को ऑडिट करोगे तो किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, किन किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना, क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं क्या नहीं। यानी डिफरेंस समझ में आया आपको इन तीनों में? जब कोई चीज़ मैंडेटरी करना होती है इंस्टीट्यूट क्या इशू करता है? स्टेटमेंट। पर जब उसका इंटरनेशनल रेलेवेंस होता है तो उसके लिए फिर उसको स्टेटमेंट की बजाय क्या दिया जाता है? स्टैंडर्ड। लेकिन अगर कोई चीज़ मैंडेटरी नहीं करना है तो उसे क्या दिया जाता है? गाइडेंस। किसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप डिविएशन कुछ और कर सको?
गाइडेंस नोट, पर स्टैंडर्ड और स्टेटमेंट में कोई डिविएशन नहीं है। एक बात बताओ, क्या गाइडेंस नोट ऑप्शनल है क्या? ऐसा नहीं बोलना, ऑप्शनल नहीं बोलना। गाइडेंस कहते हैं यू विल हैव टू फॉलो, बट इफ यू हैव अ रीजन नॉट टू फॉलो यू डू नॉट फॉलो। इसका मतलब यू विल हैव टू कंप्लाई और एक्सप्लेन। या तो आप कंप्लाई करो, नहीं कर पा रहे हो तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। क्यों एक्सप्लेन करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने दे दिया, इच्छा है तो करो नहीं तो मत करो। हमने दिए हैं, आपको करना है, पर आपके पास कोई बेहतर कारण है नहीं करने के लिए, तो फिर आप मत करो और उसका रीजन दे दो। तो ऐसे गाइडेंस नोट्स आपके क्या होते हैं? बहुत सारे गाइडेंस नोट्स होते हैं। इंस्टीट्यूट गाइडेंस नोट बेसिकली अलग अलग पब्लिश करता है। किसके? ऑडिट के गाइडेंस नोट अलग होते हैं और एएस के अलग होते हैं। इनफैक्ट अपन क्या करेंगे, वी विल स्टडी तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ हम अकाउंटिंग वाले गाइडेंस नोट्स पढ़ेंगे, ऑडिट के साथ हम ऑडिट वाले सारे गाइडेंस नोट्स पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट कुछ 15-16 स्टैंडर्ड्स हैं जो आपके 16 स्टैंडर्ड्स हैं जो अकाउंटिंग में आपके रेलेवेंस के होते हैं, जो आपके कोर्स में होते हैं। देयर आर सम 15 स्टैंडर्ड्स जो ऑडिट के होते हैं, जो आपको आपके कोर्स में होते हैं। सॉरी, स्टैंडर्ड्स बोल रहा हूँ मैं, गाइडेंस नोट्स। तो 16 गाइडेंस नोट आपके कुछ हैं जो आपके किसके कोर्स में आते हैं? आपके अकाउंटिंग से रिलेटेड गाइडेंस नोट्स हैं। देयर आर सम 15 और जो किससे रिलेटेड है? ऑडिट। तो ये गाइडेंस नोट्स क्या होते हैं? आपके पास अगर कोई बेहतर कारण है तो आप फॉलो मत करो। जैसे आपने सुना है गाइडेंस नोट ऑन एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट्स, तो आपके पास कोई बेटर ऑप्शन है तो आप उसके प्रोविजंस फॉलो ना करके अपने प्रोविजंस फॉलो कर सकते हो, बट आपके पास रीजन होना चाहिए। ठीक है। बस एक आखिरी बात बता दो, अगर स्टैंडर्ड और गाइडेंस नोट में कॉन्फ्लिक्ट आया तो क्या? स्टैंडर्ड विल ओवर रूल। गाइडेंस नोट और स्टेटमेंट में कॉन्फ्लिक्ट आया, स्टेटमेंट विल ओवर रूल। स्टैंडर्ड और स्टेटमेंट में कॉन्फ्लिक्ट आया, स्टैंडर्ड विल ओवर रूल। स्टैंडर्ड और स्टेटमेंट में अगर कॉन्फ्लिक्ट आया, हालांकि इंस्टीट्यूट इंश्योर करेगा ना आए, पर अगर आया तो स्टैंडर्ड विल ओवर रूल। स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, वन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉन्फ्लिक्ट्स विद अनदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक पुराना था, एक नया था, दोनों आपस में एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, क्या होगा? द न्यू वन विल ओवर रूल द प्रीवियस वन। और ये कोई ऐसा इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ऐसा नहीं है, इट हैज बीन डिफाइंड बाय द इंस्टीट्यूट अंडर दीज प्रोविजंस। इसका मतलब अगर अपन बात करें इसकी, तो सबसे सुप्रीम स्टेटस इसका होगा स्टैंडर्ड्स। अगर मैं देखूं तो सबसे सुप्रीम स्टेटेड ऑन द टॉप क्या आएंगे? स्टैंडर्ड्स, उसके बाद स्टेटमेंट्स और उसके बाद गाइडेंस नोट्स। अगर ये मैंडेटरी, ये भी मैंडेटरी और ये रिकमेंडेटरी। कॉन्फ्लिक्ट है अगर कभी स्टैंडर्ड और स्टेटमेंट में, कौन जीतेगा? स्टैंडर्ड। ऑब्वियस सी बात है, स्टैंडर्ड और गाइडेंस नोट में आया तो भी स्टैंडर्ड। स्टेटमेंट और गाइडेंस नोट obviously statement, but one standard with another standard, the later one will prevail over the earlier one. तो आप बताओ, सपोज मैं कहता हूं कि एस 16 और एस 11 में कॉन्फ्लिक्ट आया तो क्या फॉलो करोगे आप? बोलो। 16 ही बाद में लग रहा है, पर मैं कहता हूं कि एस 16 तो आ गया था 1990s में, पर एस 11 आया था 1990s में, पर पूरा रिवाइज कर दिया गया 2005 में, और उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट आया, तो ऑब्वियसली क्या होगा? एस 11। क्या ऐसा होता है? क्या कॉन्फ्लिक्ट आते हैं? क्या आते हैं? हालांकि जब भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं इंस्टीट्यूट क्लैरिफिकेशन देके उसको एक्सप्लेन कर देता है कि आपको क्या और क्यों फॉलो करना चाहिए। इंस्टीट्यूट नहीं बता दिया तो फिर कॉन्फ्लिक्ट बचा ही नहीं। पर जब तक इंस्टीट्यूट नहीं बता रहा है तब तक अगर कॉन्फ्लिक्ट आया
The standard which has been issued at a later date will prevail over the standard which has been issued at a prior date. और ये नियम इंस्टीट्यूट ने कोड ऑफ एथिक्स में डिफाइन कर रखे हैं कि भाई ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना कोड तो पढ़ेगा, उसमें हमने यहाँ समझा दिया किस चीज़ की क्या एप्लीकेबिलिटी. तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. दिस इज समथिंग विच इज़ क्वाइट स्टैंडर्ड. आईपीसीसी में 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था, कंपैरिजन बिटवीन गाइडेंस नोट्स एंड स्टेटमेंट्स. आजकल इंस्टीट्यूट ऐसे भी क्वेश्चंस पूछता है. अभी आपके एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंटेंजिबल एसेट वर्सेस इंटेंजिबल आइटम्स. आइटम्स मतलब अकाउंटिंग से रिलेटेड. खैर, तो व्हाट वी आर सेइंग इज दैट ये तीनों स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड और गाइडेंस नोट्स की क्या है एप्लीकेबिलिटी, और चैप्टर 4 में सिर्फ इतनी सी बात बताएगी. चलो भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, ये हमारा पूरा क्या है, दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स. और अब जो रियल कोड ऑफ एथिक्स है दैट इज गिवन अंडर चैप्टर 5. नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द चैप्टर 5, एक सिंपल सी छोटी सी चीज़ बताओ. जब अपन सीए एक्ट या सीए रेगुलेशंस इन सब का डिस्कशन शुरू करेंगे तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहली बात ये बताइए, क्या इंस्टीट्यूट का कोड हर किसी या हर सीए के लिए एक समान होगा क्या? बोलो, यस और नो. प्रैक्टिसिंग के लिए ज्यादा होना चाहिए. अरे बोलो, एक सीए जो प्रैक्टिस कर रहा है और जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, क्या उनके ऊपर एक समान नियम होंगे या ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे? किसे ज्यादा रेगुलेट किया जाएगा? प्रैक्टिसिंग. तो अपन अपना कोड ऑफ एथिक्स पढ़ना शुरू करें उससे पहले अपने को सबसे पहली चीज क्या समझना पड़ेगी, व्हाट डू आई मीन बाय सीए इन प्रैक्टिस. बताइए भाई, व्हाट इज अ सीए इन प्रैक्टिस? एनीबॉडी? जिसने क्या कर रखा है, सीओपी ले रखा है. तो अगर आपने सीओपी ले लिया तो आपको क्या माना जाएगा? मेंबर इन प्रैक्टिस. मेंबर यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीओपी ले लिया तो मेंबर इन प्रैक्टिस. अब समझिए, एक बात बताओ, एक सीए बिजनेस में क्या वो अपने बिजनेस को एडवर्टाइज कर सकता है? अरे बोलो, क्या इंस्टीट्यूट उसके लिए मना करेगा क्या? नहीं. पर एक सीए इन प्रैक्टिस है और वो अपनी प्रैक्टिस को एडवर्टाइज करेगा, क्या इंस्टीट्यूट इसके लिए मना करेगा क्या? यस. अभी क्या हुआ, सपोज अभी एक ताजा सीए बना है, एक ताजा सीए बना, अभी अभी एग्जाम्स क्लियर की, मेंबरशिप ले ली. अभी उसने क्या किया, एडवर्टाइज करना शुरू किया. भयंकर एडवर्टाइजमेंट, भयंकर, पूछो ही मत. तो पेपर में रोज उसके ऐड आ रहे. फोटोशूट कराया बढ़िया, साइड में खुद का एक शानदार फोटो देता है और लिखता है, मिलना चाहेंगे तो आज ही संपर्क करें. टैक्स ऑडिट, वैट ऑडिट, इनकम टैक्स रिटर्न्स, मात्र 100 रुपए में. रेडियो में उसने जिंगल शुरू कराया, अब आपके शहर में मतवाला सी है, इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं. बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए उसने, भयंकर एडवर्टाइजमेंट कर. 10-15 दिन से उसका कैंपेन चल रहा है बढ़िया, हर जगह वही वही दिख रहा है. अब तो हद ही कर दी उसने. एक बहुत महा सेमिनार का आयोजन किया उसने, नाम दिया महा सेमिनार, और उसमें कहा है कि आप लोग पधारिए और आपको जितनी भी तरह की अकाउंटिंग ऑडिटिंग रिलेटेड सर्विसेज होती है सबके बारे में बताया जाएगा. और जो लोग वहाँ पर आके 1 रुपये से रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको 100, 200, 300 रुपये के रेट से, भाव से अलग अलग प्रकार की सेवाएं दी जाएंगी विथ अ लॉट ऑफ ऑफर्स. तो ऐसा क्या किया बढ़िया, उसने पेपर एडवर्टाइज, रेडिसन में सेमिनार रखा है. सेमिनार के बारे में बहुत छोटे फॉन्ट में लिखा है और बाद में बड़े से लिखा है, फॉलोड बाय डिनर, नीचे फ्री. आप बताइए लोग आए क्या? रेडिसन में भंडारा. खैर, जन सैलाब उमड़ पड़ा, जन सैलाब उमड़ पड़ा, मतलब रोड जाम हो गई है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ऐसी भयंकर भीड़. अब आप बताओ, ऐसी हरकतें अगर हो रही है तो जो इंदौरी चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो 10, 20, 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको समस्या होगी क्या? तो सबको समस्या हो रही है. सबने मीटिंग बुलाई, बोले यार ये कौन आ गया है, ये
तो सबको बड़ी प्रॉब्लम है, उन्होंने कंप्लेन भी करी, प्रेसिडेंट साहब को भी बताया। प्रेसिडेंट साहब ने बोला, बोले हाँ यार हमारे पास भी व्हाट्सएप पे इसका एडवर्टीजमेंट आया था। हमने बोला आओ ये देखो ये क्या कर रहा है। प्रेसिडेंट साहब भी आए, ये सब सीए भी पहुंचे रेडिसन में, ये महा भीड़ का आयोजन भयंकर। फिर उसने अपना भाषण देना शुरू किया और लोग तो मतलब आप समझो ही नहीं, बढ़िया क्या बढ़िया। बीच में उसने ब्रेक भी दिया, ब्रेक में बढ़िया एक शानदार कल्चरल प्रोग्राम का भी ऑर्गेनाइज किया गया, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम की चीयर लीडर्स द्वारा। खैर तो शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, रजिस्ट्रेशन कराने शुरू किया। 5-6 हजार लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया। समझ नहीं आ रहा, बाकी सारे सीए परेशान। कितने तो सीए की क्लाइंट थे, बोले अरे आप यहाँ, बोले यार तुम 5-5 हजार ले रहे हो, 5 रुपए में कर रहे हैं। बहुत दिक्कत। प्रेसिडेंट साहब से रहा नहीं गया, 2-3 क्लाइंट उनके भी तोड़ दिए अपन ने। प्रेसिडेंट साहब आए हमारे पास, उन्होंने बोला सीए हो तुम? हमने कहा आपने ही साइन करके मेंबरशिप सर्टिफिकेट भेजा है। बोल गए। उन्होंने भाई सीए हो तो पढ़ा, ऑडिट पढ़ा है, कोड ऑफ एथिक्स जानते हो? उसने कहा 87 मार्क्स हैं। और अब ये क्या बताना कहाँ से पढ़ा है। चलो तो फिर उसने कहा 87 मार्क्स हैं। इंस्टीट्यूट ने कहा, बोले तो प्रेसिडेंट साहब ने बोला, बोले यार कैसे दे दिए तुमको इतने मार्क्स, तुमको इतनी सी समझ नहीं है, एक छोटी सी बात की समझ नहीं है। तुमने अगर पढ़ा होगा, कोड ऑफ एथिक्स पढ़ के गए होगे, तो उसमें साफ साफ दिया गया है, अ चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस कैन नॉट एडवर्टाइज। तो साफ साफ नियम दिए गए हैं कि एक सीए प्रैक्टिस में है तो वो एडवर्टाइज नहीं कर सकता। और तुम देखो बेइंतियां एडवर्टाइजमेंट किए जा रहे हो, डिग्री तो जाएगी ही जाएगी, पीनल एक्शंस लिए जाएंगे। हमला प्रेसिडेंट साहब एक सेकेंड रुको, पहले बताओ व्हाट इज सीए इन प्रैक्टिस। प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि एक सीए है जिसने सीओपी ले रखा है। हमला हमने तो लिया ही नहीं। प्रेसिडेंट साहब ने बोला सीओपी नहीं लिया तो फिर ऑडिट कैसे करोगे? हमने बोला करेंगे ना, लेने के बाद करेंगे, अभी इकट्ठे तो कर लें। आपकी कसम प्रेसिडेंट साहब, इतना काम आ गया, अब एडवर्टाइज करने की 10 साल तक जरूरत नहीं है, पक्का एडवर्टाइज नहीं करेंगे, योर प्रॉमिस। गलत झूठी कसम खाए तो आपको कुछ हो जाए। अब बहुत काम आ गया, अब जरूरत भी नहीं है, बेइंतहा काम है। तो बस अब अच्छी सी एडवर्टाइज कर दी, काम इकट्ठा हो गया, सालों साल तक करते रहना है। अब सीओपी के लिए बस अप्लाई करेंगे, आप आ गए हो तो आप ही एप्लीकेशन ले जाओ, सीओपी दे देना, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे, साइन करेंगे, उसके बाद तो एडवर्टाइज करने की जरूरत ही नहीं। प्रेसिडेंट साहब ने पूछा नाम क्या है यार तुम्हारा? बताया हमने पीके। खैर तो अभी मुद्दे की बात समझो, ये तो बढ़िया तरीका हो गया। अभी कई लोग तो सोच रहे हैं, बोले यार ये तो बढ़िया तरकीब है ना, अपन भी लगा लेंगे। तो अब मुद्दे की बात समझो भाई, ऐसा होने लगा अगर कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रैक्टिस में तब माना जाएगा जब उसके पास क्या होगा, सीओपी। तो इस लॉजिक से तो फिर हमारे पास एक मौका मिलेगा कि हम सीओपी लेने से पहले सारी तरह की एडवर्टीजमेंट्स कर दें, काम इकट्ठा कर लें, और फिर उसके बाद जब काम करना हो, जब साइन करने की जरूरत पड़े, तब सीओपी ले लें। आप बताइए क्या ऐसा होगा क्या? नहीं। दैट इज वाई व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, ध्यान रखना, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की परिभाषा जब हम पढ़ेंगे, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज सीए इन प्रैक्टिस। In fact, there is a concept of CA deemed to be in practice. इंस्टीट्यूट इस लॉजिक पे काम नहीं करता है कि जो सीओ लेगा उसे क्या माना जाएगा, सीए इन प्रैक्टिस। इंस्टीट्यूट इस लॉजिक पे काम करता है कि जो भी अपने आप को बताता है कि मैं सीए या उससे रिलेटेड सर्विसेज दूंगा, हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, दैट ही इज अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। और जो डीम टू बी इन प्रैक्टिस है, उसके ऊपर मेंबर इन प्रैक्टिस के सारे नियम, इंक्लूडिंग द रिक्वायरमेंट दैट ही विल हैव टू टेक अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो कोड ऑफ एथिक्स के चैप्टर 5 में आप बताइए सबसे पहली चीज अपने को क्या डिस्कस करना है। तो हमारा पूरा डिस्कशन अपन डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में। पहले अपन सीए एक्ट और रेगुलेशंस के कुछ बेसिक प्रोविजंस देखेंगे,
और उसके बाद में देन वी विल टॉक अबाउट द मिसकंडक्ट्स। जब अपन सीए एक्ट और रेगुलेशंस पढ़ेंगे, सबसे पहली चीज जो हमको पढ़ना होगी वो क्या पढ़ेंगे? व्हाट डू वी मीन बाय मेंबर इन प्रैक्टिस। अगर आप देखोगे तो कोड की शुरुआत ही इस मुद्दे से होती है। कोड ऑफ एथिक्स का सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली डेफिनेशन ही है, हु इज अ मेंबर हु इज डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। जब तक ये समझ नहीं आएगा, हमको ये नहीं समझ में आएगा कौन सा कोड किसके ऊपर लागू होगा। तो व्हाट वी विल फर्स्ट डिस्कस इज व्हाट डू वी मीन बाय अ मेंबर इन प्रैक्टिस। कब माना जाएगा कि आप एक मेंबर इन प्रैक्टिस। और इसका फिर एक बहुत ही बड़ा सा लंबा सा हमारा डिस्कशन होने वाला है। डिस्कस व्हाट इज अ मेंबर इन प्रैक्टिस और हु इज अ मेंबर इन प्रैक्टिस। Then what we will do is we will study all the other provisions of the act and regulations. Other provisions में किस तरह के provisions हैं? तो एक्ट में फिर बहुत सारी चीजें दी गई है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसी डेजिग्नेशन यूज कर सकता है, कौन क्वालिफाइड या डिसक्वालिफाइड होगा एक सीए बनने के लिए। होता है भाई, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है कुछ, कितने साल की उम्र चाहिए सीए बनने के लिए? 21। इंस्टीट्यूट का मानना है जो भगा के नहीं ले जा सकता वो सीए नहीं बन सकता। अरे ऐसे होता है, भगाने की कितनी 21, भागने की 18, यही उम्र है। चलो, तो we'll talk about qualified and disqualified, who's qualified, who's disqualified. Then there are provisions with respect to branch offices. क्या एक सीए ब्रांच ओपन कर सकता है, कितनी ब्रांचेस ओपन कर सकता है, स्टफ लाइक दैट। देन there are a lot of other miscellaneous provisions along with penalties which be levied in case of misconducts. ये सब अपन पढ़ेंगे किसमें? एक्ट और रेगुलेशंस। पर सही मायने में यहाँ पे अपन कोड ऑफ कंडक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ाने के लिए अपना एक बेस बना रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली किसमें दिया गया है? तो इसके पूरे मिसकंडक्ट के क्लॉज दिए गए हैं, जिसके 2 शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 बेसिकली क्या है? इसमें इंस्टीट्यूट ने क्या दे रखा है? मिसकंडक्ट्स। ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट कंडक्ट डिफाइन नहीं करता है, क्या डिफाइन करता है? मिसकंडक्ट। यानी वो नहीं बोलता ये करना है, वो बोलता है ये करोगे तो गिल्टी। और शेड्यूल 1 के कोड को फर्दर डिवाइड किया। आई एम जस्ट गिविंग यू एन इंडेक्स ऑफ व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 लगता है सीए इन प्रैक्टिस पे, पार्ट 2 लगता है सीए इन सर्विस, पार्ट 3 ऑल मेंबर्स, पार्ट 4 ऑल मेंबर्स। ये समझ आ रहा है शेड्यूल कैसा है? तो ये शेड्यूल है, उसके पार्ट से हर पार्ट में फिर क्या है? मिसकंडक्ट के क्लॉजेज है। जैसे कैसे क्लॉज होते हैं? सीए शुड नॉट एडवर्टाइज। इनफैक्ट ऐसा होगा, सीए हु एडवर्टाइजेस इज गिल्टी, अ सीए हु मिसयूजेस क्लाइंट्स मनी इज गिल्टी, अ सीए हु डिस्क्लोजेस क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन विदाउट परमिशन इज गिल्टी। यानी ऐसी लिस्ट ऑफ क्लॉजेस दी गई है, इनको डिवाइड कर दिया गया। इन प्रैक्टिस के लिए अलग क्लॉज हैं, सर्विस वालों के लिए अलग है, ऑल मेंबर्स के लिए 2 क्लॉज है। अब आते हो पार्ट 3 और पार्ट 4 में क्या डिफरेंस है? ये दोनों ही देखा जाए तो ऑल मेंबर्स पे लगते हैं। तो बेसिक फर्क क्या है? शुरू के 3 पार्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट डिफाइन करते हैं, 4th पार्ट में अदर मिसकंडक्ट डिफाइन है। समझ गए क्या डिफरेंस? यानी ये सारे मुद्दे जो होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? हमारे प्रोफेशनल बिहेवियर। दिस विल बी ऑल्सो रिलेटिंग टू आवर पर्सनल बिहेवियर। सिमिलरली शेड्यूल 3 में देर आर 3 पार्ट्स। पार्ट 1 सीए इन प्रैक्टिस, पार्ट 2 ऑल, पार्ट 3 ऑल। ये दोनों प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हैं और दिस वन इज अदर मिसकंडक्ट। आप खुद ही देख के बता दो सबसे ज्यादा पार्ट किस पर लग रहे हैं? बोलो। सीए इन प्रैक्टिस। इनफैक्ट सही मायने में देखो, सिर्फ ये एक पार्ट है जो सीए इन प्रैक्टिस पे नहीं लगता है, बाकी सब लगता है। सही बोल रहा हूँ? एक सीए इन प्रैक्टिस के ऊपर मिसकंडक्ट के जितने भी नॉर्म्स है सारे लगते हैं, एक्सेप्ट कौन सा?
जो शेड्यूल 1 के पार्ट 2 में दिए गए। और ये शेड्यूल 1 और 2 का क्या बाइफर्केशन है, इसमें क्या सब चीज़ें, वो सब हम डिस्कस करेंगे। बट बेसिक डिफरेंस है, दीज आर माइल्ड मिसकंडक्ट, दीज आर सीरियस मिसकंडक्ट। यानी अगर यहाँ पर आप गिल्टी होल्ड करोगे तो आपकी मेंबरशिप छीनी नहीं जाएगी, सस्पेंड किया जा सकता है। यहाँ पर तो क्या करा जाएगा, आपकी मेंबरशिप भी छीन लेंगे। यानी कि बेसिक डिफरेंशिएशन जो मिसकंडक्ट का है 1 एंड 2 में, उसमें यहाँ पे पेनल्टी ज़्यादा है, यहाँ पर पेनल्टी कम है। तो ये माइल्ड है और दीज आर वेरी सीरियस। ठीक है, अब इसलिए जब अपन पार्ट्स पढ़ेंगे तब वो अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। कल से अब अपन क्या करेंगे, हमारे कोड ऑफ एथिक्स का सबसे पहला पार्ट शुरू करेंगे, विच इज़ मेंबर इन प्रैक्टिस। थैंक यू।